हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एसक्यूएल सर्वर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो इसके जो भी सॉफ्टवेयर जिसमें यूज़ होंगे उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बट वीडियो देखना लाजमी है क्योंकि उसको इंस्टॉल करने के और यूज़ करने के जो मेथड्स हैं, अगर आप उसको एक बार गलती कर देते हैं उसके अंदर, उसके बाद अगर आप मिस कर देते हैं तो पॉसिबली क्या हो सकता है कि आपको पूरी विंडो आपको दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सी फाइल्स जो होती हैं वो बाद में ओवरराइट नहीं होती हैं। ये इशू मेरे साथ पहले हुआ था लास्ट सेमेस्टर में। मेरा था ये सब्जेक्ट जिसके अंदर मुझे डेटाबेस करनी थी, तो उसमें मुझे ये इशू फेस करना पड़ना था। मैंने एक तो फाइल्स को गलत इंस्टॉल कर लिया, देन जो था वो एसक्यूएल को मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश की, तो वो नहीं हो रहा था प्रॉपरली। तो उसके लिए फिर मुझे दोबारा से विंडोज़ को अनइंस्टॉल करके, मतलब रीइंस्टॉल मैंने विंडोज़ की अपनी सिस्टम में, एंड देन जाके मैंने एसक्यूएल को प्रॉपरली इंस्टॉल किया। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप वीडियो का कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। वीडियो के स्टेप्स पहले देख लें और उसके बाद जो है आप इन स्टेप्स को फॉलो करते करते इस जो अभी आपका सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल कर लें। तो चलें हम चलते हैं अपने फाइल की तरफ। तो अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दें। और जिन लोगों को पहले मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो बेल आइकन को दोबारा से क्लिक करके नोटिफिकेशंस को एनेबल कर लें, क्योंकि कुछ इशू की वजह से नोटिफिकेशंस बंद हो गए थे। लेकिन यूट्यूब का वो मसला अब हल हो चुका है और वो आपको नोटिफिकेशंस दोबारा मिल सकते हैं। और नोटिफिकेशन का ये फ़ायदा है कि अगर किसी वीडियो के अंदर कोई मिस्टेक आ जाती है तो उसकी पोस्टिंग मैं कर देता हूँ कम्युनिटी टैब में। तो अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप कोई भी गलती नहीं होगी आपकी, जो भी आप स्टेप्स मेरे फॉलो करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास एसक्यूएल का एक्सप्रेस सर्वर है, और उसके बाद हमारे पास एसएसएमएस है, यानी कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, कि जो भी हम सर्वर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर उसको मैनेज करने का जो स्टूडियो है, यानी कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो तब जो एक्चुअल चीज़ हमारे पास आती है वो हम इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है बेसिकली मैं यहाँ पे 2017 वेरिएंट है आई थिंक ये वाला। ये कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास आई थिंक 2017 वेरिएंट जब मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ। और आप जो भी अगर वेरिएंट इसके अलावा कोई और वेरिएंट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। तो इसके अलावा ये जो है वो 64 बिट है, तो अगर आपका सिस्टम जो है वो 32 बिट है तो आप फिर इंटरनेट पे या माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाकर 32 बिट का वेरिएंट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ से आपको 64 भी मिल सकता है, बहरहाल ये मेरे पास 64 ही अवेलेबल है फ़िलहाल। और ये जो इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंस्टॉलेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इसके अंदर मैं आपको टोटल 4 स्टेप्स बता रहा हूं, जिसके अंदर ये टोटल प्रोग्राम हमारा ऑन हो जाएगा या इंस्टॉल होकर वर्किंग करना शुरू कर देगा। पहले जो 3 स्टेप हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल है कि हमने ये जो 3 हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ये इंस्टॉल करने हैं प्रॉपर, ये तो सिंपल बात है। बट इसके बाद एक जो है वो लास्ट स्टेप है, वो शायद हमें ज़रूरत पड़ जाए। वो इस केस में आता है कि समटाइम्स हमें हमारे सर्वर का नेम नहीं मिल रहा होता, लोगों को उनके पीसी नेम नहीं पता होता, तो वो कुछ जो एरर्स इसमें पॉसिबली आ सकते हैं वो मैं वीडियो के एंड पे बता दूंगा। अगर आपको कोई एरर आए तो आप वो वाला पोर्शन भी देख सकते हैं। अदरवाइज पहले 3 पोर्शंस आप इसके देखें जिसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे तीनों। उसके बाद मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करूंगा और रीस्टार्ट करने के बाद मैं उस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा, तो वो उतना पोर्शन जो है वो आप देख सकते हैं। तो पहले आपने ये एसक्यूएल सर्वर, ये जो एसक्यूएल एक्सप्रेस का जो हमारे पास फाइल है, इसको आपने ओपन करना है और जो आगे प्रॉम्प्ट आएगा उस पर येस पे क्लिक कर देना है। देन ये आपके पास जो है इस तरह से एक फ़ाइल आ जाएगी जिसमें पूछेगा कि आपने एक्सट्रैक्शन करनी है फ़ाइल की, तो इसको बिल्कुल ऐसे ही रहने दें और जस्ट आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल थी वो कुछ फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करके एक फ़ोल्डर की फॉर्म में आपके पास जो है वो सेव कर देगी, और ये 2017 वेरिएंट है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इस तरह से एक फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो गई है। ये जो मेरे पास ये जो आपको मैं ऑप्शन प्रोवाइड करने लगा हूँ, ये मेरे पास जो है ये एक ऑफलाइन वेरिएंट है, तो आप इसको मतलब बिना इंटरनेट के कर सकते हैं। जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तब हमारे पास 2 ऑप्शंस आते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन के। कि मैंने ऑफलाइन इसका सेटअप बना लिया था ताकि, क्योंकि ये बार होता है कि समटाइम्स 2-3 जीबी की फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है और एट द एंड हमें एरर आ जाता है, तो 2-3 जीबी का डाटा हमें ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैंने एक इसका ऑफलाइन पैकेज बना लिया, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसमें ये जो हमारे पास ये ग्रीन कलर का है यहाँ पे setup.exe, आपने इसको ओपन करना है और येस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आगे फर्दर जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी, उसके ऊपर एसक्यूएल सर्वर विद उसका वेरिएंट लिखा होगा। अगर आप कोई और कर रहे हैं लाइक 7 कर रहे हैं या 2005 कर रहे हैं, कोई भी वेरिएंट कर रहे हैं तो उसका वेरिएंट यहाँ पे लिखा होगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो जो ये टाइम लेगा उतना डाटा मैं ऑलरेडी स्किप करता जाऊँगा। इनकी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, कट नहीं करूँगा, फास्ट कर दूंगा ताकि आप इसको भी है जो फर्दर देख सकें। अब यहाँ पे ये एसक्यूएल की जो इंस्टॉलेशन है इसके यहाँ पे स्टेप्स आ जाते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें जो है वो करनी है। तो यहाँ पे पहला तो है कि न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन। तो सिंपल सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो है इस तरह से एक बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा और इसके अंदर ये जो है इंस्टॉलेशन के रिसोर्सेज वगैरह आ जाएंगे, लेकिन इसको फर्दर हमें कुछ नहीं करना है, इसको आपने कैंसिल कर देना है। देन आता है कि चूँकि यहाँ पे ये ऑलरेडी हो चुका है, उसका हमने करने का कोई काम नहीं। अब यहाँ पे जो है वो पहला ऑप्शन तो हो गया। देन ये जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, इन्हीं पे जो फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करनी थी, ऑलमोस्ट 1 GB की फाइल्स वो बनती हैं। तो वो ऑलरेडी ये जो हमारे पास सेकंड और थर्ड फाइल है ये हमारे पास है, विच इज़ एसक्यूएल रिपोर्टिंग सर्विसेज और SSMS, जो कि हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिपोर्टिंग सर्विस वाला ये जो है रिपोर्टिंग सर्विसेज, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे येस और नो के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो हमने येस पे क्लिक कर देना है। देन आई एग्री पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या है कि ये सारी की सारी इंस्टॉलेशन जो है वो खुद ही फॉलो करता जाएगा। समटाइम्स हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, तो जो भी हमें करना पड़े वो हम यहाँ से करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने एक और विंडो ओपन होगी है, यहाँ पे लिखा है इंस्टॉल रिपोर्टिंग सर्विसेज। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे वो कह रहा है कि इतने इसकी जो फ्री कॉपी है वो उस पर हो जाएगी ख़त्म, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें एवोल्यूशन नहीं चाहिए। हमने यहाँ पे ये जो ऑप्शन है फ्री एडिशन का, उस पर आपने क्लिक करना और यहाँ पे एक्सप्रेस का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक कर देना। इससे ये है कि आपको फर्दर कीज़ वगैरह नहीं देनी पड़ेंगी। तो एक्सप्रेस जो है वो फ्री वेरिएंट है लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ कहेंगे कि आप जो है वो सिर्फ रिपोर्टिंग सर्विसेज इंस्टॉल करना चाहते हो। तो बिल्कुल हम सिर्फ रिपोर्टिंग सर्विसेज चाहते हैं क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर हमारे पास अलग से पड़े हुए हैं। तो सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन ये जो लोकेशन है ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये चेंज ना करें, क्योंकि जो सर्वर्स के रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में ही पड़ी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसकी जगह हम चेंज नहीं करते और इसको हम जो C ड्राइव हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है तो वहीं पे इंस्टॉल करेंगे, ज़्यादा बेहतर है। किसी और लोकेशन पे आप करेंगे तो हो सकता है कि कोई इश्यूज़ वगैरह बन जाए, सो बेटर है कि आप डिफ़ॉल्ट पे ही जाएं। तो उसके बाद यहाँ नेक्स्ट येस आएगा, उस पर क्लिक कर देना। अब यह क्या करेगा कि उस सर्वर के अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं, उन जो भी पैकेजेस पड़े हैं उनको आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम इस हमारे जो सर्वर का सेटअप है इस पे जाते हैं। और अपडेट्स आई थिंक हमें नहीं चाहिए, हमने क्या करना है अपडेट्स का, तो इसको आप बिल्कुल रहने दें ऐसे ही और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देन यहाँ पे स्कैन फॉर प्रोडक्ट अपडेट्स और जो भी इसकी सिचुएशंस हैं वो उनको करना शुरू कर देगा। ये डाउनलोड फाइल स्किप कर दी है इसने इसलिए क्योंकि हमारे पास ये जो फाइल्स हैं ऑलरेडी डाउनलोडेबल पड़ी हुई हैं, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक फायरवॉल की वार्निंग आ रही है, इसका भी कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने एंटीवायरस किया हुआ है तो शायद इसलिए दे रहा है। देन आपने सिंपल नेक्स्ट पे अगेन क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये जो चीज़ है इसने ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसको आप कुछ ना करें, ये इंस्टॉल होने दें आप। यहाँ पे कि आपने कौन कौन से फ़ीचर्स इंस्टॉल करने हैं, तो हमें ये वाले फ़ीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट ही चाहिए, 2-3 ही फ़ीचर्स हैं, इसमें भी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी है और अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ पे फ़िलहाल सारी सादा चीज़ें आ रही हैं, नेक्स्ट है, लेकिन आगे जाके जब SSMS का काम आता है वो भी काफ़ी टफ है। तो यहाँ से अगर कोई स्टेप हमारा मिस हो जाता है या आप कोई मिस्टेक कर लेते हैं तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिएगा। बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनेंगी, आई थिंक पॉसिबली 15 या 20 मिनट की हो सकती है, लेकिन ये है कि आप बहुत बड़े डिज़ास्टर से बच सकते हैं बजाय इसके कि आप इसको स्किप कर दें, कोई मिस्टेक कर दें और आपको विंडो दोबारा करनी पड़े जैसे मुझे करनी पड़ी थी। तो उस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है कि आप कोई भी जो पोर्शन है या इसका कोई भी स्टेप है वो मिस ना करें। देन यहाँ पे ये जो ऑप्शन आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे कि आपने इंस्टेंस एक इंस्टॉल करनी होती है, एक आपने इंस्टेंस यूज़ करनी होती है। ये इंस्टेंस वो चीज़ है कि जब हम अपना डेटाबेस का ये जो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करते हैं तो वहाँ पे ये एज अ अक्रेंस या ये एज अ सर्वर नेम या आप इसको कोड कह सकते हैं, सर्वर आईडी कह सकते हैं, ये उस तौर पे यूज़ होती है। तो अगर यहाँ पे आप कोई मिस्टेक कर देते हैं या फिर आप ये भूल जाते हैं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर हमें ये ढूंढनी पड़ेगी और वो काफ़ी खपना पड़ता है उस चीज़ के अंदर। तो यहाँ पे मेरा जो है वो है SQL बड़े लेटर्स में है, E भी बड़ा है और आगे एक्सप्रेस लिखा हुआ है, तो इसको आप यही रहने दें जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है,
इन केस अगर आपके सिस्टम में ये नहीं आती तो आप अपनी तरफ से यहाँ से इंस्टेंस का नेम और इंस्टेंस की जो आईडी है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरी इंस्टेंस की आईडी जो है वो सारे अपर केस के अंदर SQL एक्सप्रेस लिखा हुआ है। तो अगर आपके यहाँ पे कुछ नहीं आता तो आप खुद भी कोई ऐसा नाम लिख सकते हैं जो यूनिक हो और जो आपको याद रहे। तो मेरे तो आ रहा है, तो अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हो, सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये इस इंस्टेंस को मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दे। और यहाँ के जो पैकेज हैं ये खुद ब खुद इंस्टॉल होने के बाद ये जो हमारा बॉक्स है ये खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज़ वेट, और अब हम वेट करते हैं नेक्स्ट इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे इसने हमारी इंस्टेंस को ले लिया। यहाँ पे स्टार्टअप टाइप जो है हमने ऑटोमेटिक रखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और सिंपल हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आती है हमारे पास सर्वर की जो है वो डेटाबेस इंजन की कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो है मिक्स मोड, एक है विंडोज़ मोड। विंडोज़ मोड जो है वो बेस्ट है, विंडोज़ मोड जो इजी है, उसमें हमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं करनी पड़ती, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल सा हमारा काम हो जाता है। और यहाँ पे wcas/wiki जो है, यहाँ पे ये एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मेरा ये सिस्टम है और मैंने सिस्टम का नेम यही रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर का यूज़र नेम जो है वो देखने को मिलेगा। यूज़र नेम होगा और कंप्यूटर नेम होगा। पहले कंप्यूटर नेम होता है, उसके बाद स्लैश के बाद यूज़र नेम होता है, तो ये आएगा। तो इसमें आपने विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही रहने देना है। बाकी ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शंस हैं उनको भी हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरीज़ हैं, उनको हमने चेंज नहीं करना, और आपने इसको जो है वो सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड फिर मैं बताता चलूँ कि जितने भी वेरिएंट्स हैं, इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो तकरीबन सेम ही है। कुछ ऑप्शंस आगे पीछे हो सकते हैं, बट मेथड जो है वो सेम है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यही वेरिएंट यूज़ करें, ये बेटर है। एंड बाकी वेरिएंट्स के जिसमें स्लाइटली जो है वो हल्का है, हैवी नहीं है, आपके सिस्टम पे ज़्यादा लोड नहीं डालता ये। एंड यहाँ पे आगे कन्फिगर मैनुअली एंड ऑप्टिमाइज़ कुछ नहीं करना, यहाँ पे कन्फिगर रिपोर्ट सर्वर पे क्लिक कर देना, और उसके बाद आपने येस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको सर्वर का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है वो चेंजिंग नहीं करनी, SSRS लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं करना, आपने सिंपली जो है वो कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारा जो रिपोर्टिंग सर्वर है वो हो चुका है, सिंपल आप इसके बाद में एग्जिट पे क्लिक कर दें, एंड वहाँ पे वो वाला जो पोर्शन था वो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, जो भी फाइल्स थी वो अब इंस्टॉल होना है। तो यहाँ पर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो अब वो जो प्रोसेस था इंस्टॉलेशन प्रोसेस वाला, ये जो सेक्शन था इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस, ये जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडोज़ आ जाएगी जिसके अंदर लिखा होगा ये जो कुछ ऑप्शंस लिखे होंगे कि एक हो गया हमारा SQL का इंजन, सर्वर की एप्लीकेशन ब्राउज़र हो गया, राइटर हो गया। तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सक्सेसफुली जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। इन केस अगर यहाँ पे कुछ लाइक ऑरेंज कलर का आता है, कोई साइन बना हुआ जिसके आगे कोई इनवैलिड लिखा जाता है, तो कोई इतना ख़ास इशू बनेगा नहीं। अगर कोई इशू बना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा एक रेड कलर का क्रॉस यहाँ पे बना होता है, तो अगर वो आपको रेड कलर का यहाँ पे कुछ नज़र आता है तो वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ज़ाहिर है, हो सकता है आपका सॉफ्टवेयर जो वो रन ही ना हो। तो वो जो रेड कलर का है उसको आउटकम करने के लिए या उससे बचने के लिए जो है वो दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपने वीडियो को स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे जो रेड कलर का एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, तो अगर वो सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का है तो आपने उस पर क्लिक करना है ताकि वो ग्रे हो जाए, और पास बेल का आइकन है उस पर क्लिक करना है। देन आपने स्क्रॉल डाउन करने जाना है कमेंट सेक्शन में, और वहाँ जाके मुझे अपनी प्रॉब्लम का, जो भी आपका प्रॉब्लम हो, मुझे आपने बतानी है। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस का ये जो पोर्शन था जो मैंने अभी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया, इसने इंस्टॉल होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लिए थे। तो आपके सिस्टम के डिपेंडिंग के लिहाज से भी इतना टाइम ले सकता है, तो 15 से 20 मिनट लग सकते हैं उसके अंदर। वो एक जगह पर जाके भी रुक भी जाता है, तो बिल्कुल ये नहीं सोचना कि इसको कुछ इशू बन गया। आफ्टर दैट जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपने सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देना है।
जब उतना आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमारे सामने कोई किसी किस्म की कोई भी स्क्रीन अपीयर नहीं होगी। इन केस अगर होती है तो उसके लिए आपने 5-7 सेकंड वेट करना है, और अगर कुछ भी आपके सामने अपीयर नहीं होता देन हमने वापस जाना है हमारे इसके अंदर। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इंस्टॉल करने हैं एसक्यूएल सर्वर के डाटा टूल्स एंड ये वो, तो इसका हमारे पास अब कोई इशू नहीं है, इसको आप मिनिमाइज़ कर दें। देन जो थर्ड सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पर इंस्टॉल करना है वो है हमारे पास ये वाला SSMS यानी कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसके अंदर सारे के सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, और ये पूरी फाइल जो है ये अकेली फ़ाइल ऑलमोस्ट 806 MB की है। एंड अगेन ये 64 बिट है, तो अगर आपका सिस्टम 32 बिट है तो आप इंटरनेट पे फाइंड कीजिएगा ये फ़ाइल। तो अब हमने जो है वो इस फाइल को ओपन करना है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने मे बी एक स्क्रीन आए, मे बी ना आए। अगर आती है तो उसके ऊपर येस का बटन होगा तो आप उस पर क्लिक कर दें। अगर नहीं आती तो देन फर्दर जो भी है हमारी डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा वो हमने कंटिन्यू करना है। तो यहाँ येस पे क्लिक कर दिया। येस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि ये जो फाइल है बैकग्राउंड में अपनी जो भी एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेगी, और एग्जीक्यूशन होने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स जो है वो इसका अपीयर हो जाएगा। अब आप देखें कि हमारे सामने ये ब्लैक कलर का एक जो इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस था, इंस्टॉलेशन डायलॉग था, वो ओपन हो गया है। डिपेंडिंग ऑन योर वेरिएंट हो सकता है आप लोग कोई और वेरिएंट इंस्टॉल करें, बट इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगी और आपने सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अब ये क्या करेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही जो है वो सेटिंग वगैरह लेके अपनी पैकेजेस जो हैं वो लोड करना शुरू कर देगा। तो जब तक ये लोडिंग कर रहा है ये पोर्शन भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जब वो सारी पैकेट की एग्जीक्यूशन कर लेगा देन उसके बाद ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा और फाइल्स जो हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। सो जब तक ये भी इंस्टॉल हो रही हैं तब तक भी मैं अपने जो हमारा सिस्टम है इसको मैं स्किप कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। जब सारी फाइल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी देन आपके सामने ये आ जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो चुका है एंड रीस्टार्ट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेटअप। यानी कि जो भी इंस्टॉलेशन फाइल्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं और अब इस सेटअप को कंटिन्यू करने के लिए आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली उस पर्पज़ के लिए आप ये रीस्टार्ट के बटन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लें। तो चले मैं अपने सिस्टम को पहले रीस्टार्ट कर लूँ देन आगे की वीडियो जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो अब मैंने अपना जो कंप्यूटर है वो उसको रीस्टार्ट कर लिया है। रीस्टार्ट करने के बाद अगर आप देखें कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर कहीं पे भी वो जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उनमें से कोई एक भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये लास्ट टाइम मतलब लास्ट ईयर जब मैंने ये फर्स्ट टाइम किया था ये चीज़, तो मुझे भी इस चीज़ में काफ़ी दिक्कत हुई थी कि ये गए कहाँ पे हैं, और मैंने बार बार इसमें काफ़ी खपा था, लेकिन एट द एंड मुझे इसका हल जो है वो मिला था। अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं, 8 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपकी विंडोज़ के अंदर सर्च का बटन कहाँ पे है। नॉर्मली जो 7 होती है उसके अंदर यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाएँ तो वहाँ पे आपको सर्च का बटन मिल जाता है। अदरवाइज़ जो विंडो 8 है या फिर विंडो 10 है उस पर आप ये स्टार्ट के ऊपर राइट क्लिक करें तो उसके ऊपर यहाँ पे आपको सर्च का बटन मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो विंडो एस का कीवर्ड जो है वो दबा सकते हैं, विंडोज़ प्लस एस, और या फिर यहाँ पे साइड पे होवर करें विंडो 8 में तो आपको ये सर्च का बटन मिल जाएगा। तो आप अपनी विंडोज़ के लिहाज से देख सकते हैं कि सर्च का बटन आपको कहाँ पे मिलता है। उसके बाद जब सर्च का बॉक्स ओपन हो जाए तो वहाँ आपने टाइप करना है SSMS, ठीक है। तो जब आप ये SSMS टाइप करेंगे तो आपके सामने ये एक जो है वो आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, या आप चाहें तो एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो भी लिख सकते हैं उस लिहाज से कि मतलब हो सकता है कि विंडो इस तरह से काम सपोर्ट ना करे, तो आप यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। तो ये जो मैनेजमेंट स्टूडियो वाला है इसका ये आप आइकन देख सकते हैं, थंबनेल जो लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर जो ओपन होना है, तो इस पर क्लिक कर दिया मैंने। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमने सिर्फ ये एक ही जो है इसको एग्जीक्यूट करना है और हमारा सारा काम जो है वो इसी के अंदर होना है, क्योंकि यही एक स्टूडियो है, यही वो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम अपना डेटाबेस का सारा काम करते हैं। सो लोडिंग जब होगी तो इस तरह से आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी। हो सकता है छोटे छोटे और भी 2-3 बॉक्सेस बने फर्स्ट टाइम ओपन होने में, वो डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। और इस तरह से आपके सामने ये जो है एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ पे हमने देखनी है कि होगी डेटाबेस इंजन,
यहाँ पे और भी बॉक्सेस हैं, लेकिन हमने उसमें से कोई नहीं करना, हमने डेटाबेस इंजन रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस में वर्क करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि सर्वर नेम है, जो कि मेरे कंप्यूटर का नेम और मेरे सर्वर का नेम है, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अगर वो नहीं आता तो उसका जो है वो मेथड मैं आपको इस पोर्शन के बाद बताता हूँ। और नेक्स्ट हमने जो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन, हमने यही पोर्शन यहाँ पे रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है वैसे बाय द वे इसके अंदर, और सिंपली कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें कि आपको हो सकता है कि मैसेज मिल जाए कि अपडेट अवेलेबल है या रन हो गया है या कुछ भी, डजंट मैटर। और यहाँ पे आप देखें कि हमारा एसक्यूएल का जो सर्वर है वो एग्जीक्यूट हो गया है। तो यहाँ कुछ डेटाबेसेस जो हैं वो ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो आप इस तरह से इस पर जाके जो है वो ओपन कर सकते हैं। सो ये तो इतना प्रोसेस था इसको इंस्टॉल करने का। अगर आपका यहाँ तक हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपको आपके सर्वर का नेम नहीं मिलता, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उसका फाइंड करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कर देते हैं क्लोज। ये उनके लिए जिनको इनका सर्वर का नेम नहीं मिलता। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये जो हमारा SSMS था, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ, और जिस जगह पे आपको सर्वर का नेम था हो सकता है वहाँ पे आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा हो। तो आपने अपने सर्वर नेम कैसे फाइंड करना है वो उसका मेथड मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन कर लूँ, तो ये सॉफ्टवेयर तो यहाँ पे दोबारा ओपन हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे वैसे मेरे तो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर नेम आ रहा है, लेकिन अगर आपका सर्वर नेम नहीं आता तो उसको फाइंड करने के जो है वो यहाँ पे दो तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ पे जाना है अपने माई कंप्यूटर के ऊपर, वहाँ राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके जाना है प्रॉपर्टीज़ में, अगर आपको आपके कंप्यूटर का नेम नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नेम, डोमेन एंड वर्क ग्रुप सेटिंग। तो यहाँ पे आप देखें क्या लिखा है, कंप्यूटर नेम जो है वो है वकास, WAQAS, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर नेम होगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जो अपना कंप्यूटर नेम है वो टाइप करना है सारे बड़े लेटर्स के अंदर। तो जो मेरा कंप्यूटर नेम था वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने बैकस्लैश डालनी है, जो कि यूजुअली Z कीवर्ड जो है, मतलब Z का जो लेटर है उसके पास होती है हमारी कीबोर्ड पे। तो हमने बैकस्लैश डालनी है और उसके बाद आता है हमारा ये सर्वर का नेम। अब ये नेम हम कैसे फाइंड करेंगे, माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप C ड्राइव ओपन करें और C ड्राइव के बाद यहाँ पे आप जाएं यूज़र्स में, और यूज़र्स में जाके आप देखें कि हमारे पास ये सामने एसक्यूएल के ये कुछ फोल्डर्स बने होंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते। यूज़र्स में बाय डिफ़ॉल्ट दो फोल्डर होते हैं, पब्लिक एंड आपके यूज़र का जो भी यूज़र नेम है वो यूज़र का एक फोल्डर होता है। तो अब हमने चूँकि एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे 3 फोल्डर्स यहाँ पे और बने हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि पहला फोल्डर हमें एक मिलेगा MS SQL, आगे डेल्टा ये जो है $साइन है और उसके आगे लिखा हुआ है SQL एक्सप्रेस। तो ये जो SQL एक्सप्रेस लिखा हुआ है ये $साइन के बाद ये हमारे बनता है सर्वर का नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माय कंप्यूटर के नेम के बाद यहाँ पे SQL एक्सप्रेस का जो है वो नाम लिखा हुआ है। तो ये सिंपल सा मेथड है कि अगर आपका यहाँ पे सर्वर नेम नहीं आ रहा तब आप इसको कैसे जो है वो हल कर सकते हैं। नॉर्मली जो सर्वर नेम यही होता है कि आपका कंप्यूटर नेम बैकस्लैश और आगे आपका ये SQL एक्सप्रेस जो होता है, जो भी हमने नाम सेट किया होता है। सो ये था सिंपल सा तरीका MS SQL को प्रॉपरली अच्छे तरीके से इंस्टॉल करके लाइफ टाइम यूज़ करने का, क्योंकि ये जो बिल्कुल फ्री वेरिएंट के तौर पे हमने इसको इंस्टॉल किया है, तो आपको इसमें कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। और इस वीडियो को जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तकरीबन 1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, सारे प्रोसेस को इंस्टॉल करने में, आपको एक्सप्लेन करने के अंदर। और आप इसको कट आउट करके जो भी अंदर से जो पोर्शन है प्रोसेसिंग वाला वो मैं स्किप करूँगा अगर, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगी 18 से 20 मिनट की। तो काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है, तो प्लीज़ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि एटलीस्ट वीडियो बनाने का मकसद पूरा होना चाहिए, लोगों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए, उनकी हेल्प होनी चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद अदर्स, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।